हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन का पार्ट 2 बना रहे हैं। कौन सा? पार्ट 2। ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के पार्ट 2 में हमारा क्या है, हमने पार्ट 1 में आपको बताया था ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग के लिए उसकी पूरी थ्योरी को। यहाँ उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, कैसे होता है ये सारी चीज़ें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहा गया है क्वेश्चन में कि एक 230/240 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और VA, यहाँ VA रेटिंग दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। VA रेटिंग कितना दिया गया है भाई? 100 दिया गया है। इसके लिए उपयुक्त सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं बताते हैं। देखिए, आपकी बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ 240 नहीं बल्कि 24 वोल्ट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नहीं है। कितना है भाई? 24 वोल्ट है। 230 उसकी प्राइमरी वोल्टेज होगी, 24 उसकी सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगी, ठीक। इसका आपको ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करना है। VA रेटिंग दिया है, ये पावर है। ये क्या है भाई? आपकी पावर दिया हुआ है। पावर का फार्मूला क्या होता है? VI होता है। तो V वोल्ट और I आपका क्या होता है? करंट। यहाँ I को मतलब एम्पियर में दर्शाया गया है, ठीक। इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसका हल शुरू करते हैं। हल अगर करना शुरू कर देते हैं तो पूर्वानुमान लिखते हैं। क्या लिखाते हैं भाई? पूर्वानुमान या एजप्शन कह सकते हैं आप, जिसमें मानते हैं। देखेंगे क्या क्या चीज़ें माननी पड़ेंगी। मैं आपको एक बार कल की क्वेश्चन में रिवीजन करते हुए चलता हूँ। ये कल के क्वेश्चन की एक हमारा पेज है, उसमें हमने ये लिखा हुआ था। देखेंगे, स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारा बी मैक्स की वैल्यू होती थी, ठीक। बी मैक्स हमारा क्या होता था भाई? फ्लक्स डेंसिटी हुआ करती थी। इसकी जो वैल्यू होती थी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर में हुआ करती थी। यहाँ यूनिट भी देख लीजिएगा, ये कल वाले क्वेश्चन का हमारा। तो पूर्वानुमान में हम एक पॉइंट यही लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कोर की फ्लक्स डेंसिटी क्या है भाई? फ्लक्स डेंसिटी है ये। फ्लक्स डेंसिटी कितनी है भाई? ये हम लिखेंगे बी मैक्स इक्वल टू 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमने पूर्वानुमान में मान लिया। क्यों? क्योंकि मैं कल ही आपको बताया था ये स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए बी मैक्स की वैल्यू ये नोट करके मैंने लिखवाया था। तो ये बात फिक्स है, इसे मैं पूर्वानुमान में ले सकता हूँ, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरा? दूसरा पॉइंट देखेंगे कल वाले क्वेश्चन से ही। यहाँ हमारा है स्केटिंग फैक्टर। स्केटिंग फैक्टर की वैल्यू 0.8, ये भी मैंने नोट करवाया था। किसके लिए? फार सेकेंडरी वाइज स्केटिंग फैक्टर के लिए, जो हमारा, चाहे आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा दिखाया गया है, स्पेस फैक्टर है या इसी को कह सकते हैं स्केटिंग फैक्टर कह सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा दोनों के लिए हमने बताया था कि 0.8 होता है। आपकी जो बुक में लिया है वो लिया है आपका 0.9, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए मैं, क्योंकि डेटा कैलकुलेशन में मुझे बार बार करनी पड़ेगी, इसलिए जो कैलकुलेट है तो ये मैं 0.9 ही ले रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये लिख सकते हैं, कौन सा भाई? स्केटिंग फैक्टर। यहाँ मैं लिखूंगा दूसरा, कोर की लेमिनेशन की स्केटिंग फैक्टर, ठीक। स्केटिंग फैक्टर ये मैं कितना ले रहा हूं भाई? इसे मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ये प्राइमरी के लिए होगा तो P लिख लेंगे, सेकेंडरी के लिए होगा तो हम S लिख लेंगे। इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं कितना? 0.9। क्लियर होगा? तीसरा पॉइंट मैंने लिखा करंट डेंसिटी को। ये बात मैंने कल बताया था आपको कापर के लिए। देखेंगे, कापर की जो मैंने करंट डेंसिटी बताई थी वो 2.3 एम्पियर पर mm²। तो इसे भी हम लिख ले रहे हैं। करंट डेंसिटी हमारी कितनी? कापर का मैं यूज कर रहा हूँ 2.3 एम्पियर पर mm²। यूनिट पे जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैंने क्या लिखा? अब देखेंगे चौथा पॉइंट में लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। यहाँ मैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी में ले रहा हूँ। इसे मैं मान रहा हूँ कि 90% है। कितना है भाई? 90%। इस स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो इफिशियंसी लेते हैं, देखेंगे ये भी मैंने नोट में कल ही लिखवाया था, आपको देख लेंगे।
स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी होती है 80 से 90% मैंने लिया था फॉर स्मॉल ट्रांसफार्मर। ये कल वाले डेटा से ही मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। ठीक, ये मेरी 4 चीज़ें फिक्स हैं। अब यहाँ पे मेरा 5वां पॉइंट मेरे देखें क्या हो जाएगा, 5वां पॉइंट मेरा हो जाएगा, देखेंगे VA हमारे पास दिया है तो हम टेबल देखेंगे और वहाँ से हम TE की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? TE की वैल्यू निकालेंगे। और TE है क्या? TE हमारा है टर्न प्रति वोल्ट। क्या है हमारा? टर्न, R है, टर्न प्रति वोल्ट है। ठीक, टर्न प्रति वोल्ट अगर हम निकालेंगे तो ये VA देख के निकलेगा। कल ही मैंने आपको बताया था, कल के क्वेश्चन में रिवाइज करके देखेंगे तो VA देख के हम निकालेंगे। तो हम टेबल की ओर ले चल रहे हैं, एग्जाम में आपको टेबल मिलेगा। यहाँ पे भी मैं टेबल को दिखाता हूँ, वहाँ से VA रेटिंग देखते हैं कितनी है। ठीक, VA हमारा है 100, तो TE की वैल्यू कितनी आएगी ये हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अभी लिखने वाले हैं। तो हम देखें टेबल, ये देखिए, ये आपको टेबल मैं दिखा रहा हूँ। इस टेबल में देखेंगे VA रेटिंग आपके पास यहाँ दिया गया है, TE की वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो मेरा VA कितना है? 100 है क्वेश्चन में, तो 100 के लिए TE की वैल्यू हो जाएगी 4.6। तो हम इसे टेबल से ले लेंगे। 100 VA हमारा है, यहाँ देखेंगे VA की वैल्यू हमारी कितनी है? 100 है। तो 100 के सामने वाला हमारा TE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.6। अगर ये 150 होता तो मेरा 4 लेते, तो हम इसे कितना ले रहे हैं? 4.6। क्लियर है? देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे, इस टेबल को देखने के बाद हमें लग रहा होगा कि VA रेटिंग अगर हमारी कम है तो TE की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारा VA रेटिंग हमारा अधिक है, TE की वैल्यू कम है, तो ये घटता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखें 100 है तो हमने ये वाला ले रखा। क्लियर है? चलिए, ये देखिए हमने लिख लिया 4.6। और ये मैंने कहाँ से लिया भाई? टेबल से। और टेबल कहाँ मिली? हमें एग्जाम में मिलेगी या फिर बुक से। ठीक, यहाँ से हमने लिख लिया कि ये हमारे 5 पॉइंट हमने पूर्वानुमान में लिख लिए। क्यों इससे को पूर्वानुमान में लिखा? क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ेगी, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम पहली बात, किसकी हेडिंग, हमारे पहली हेडिंग किसकी हो जाएगी? कोर की डिजाइन की। किसकी भाई? कोर डिजाइन हम करेंगे। किसकी? कोर डिजाइन। ठीक, कोर डिजाइन हम जब शुरू करते हैं तो हमने पहला फार्मूला किसके लिए लिखा था भाई? फाइम के लिए। और फाइम हमारा क्या होता है? 1/4.44 F इंटू के TE, यही लिखते हैं हम। देखेंगे, हम दिखाते हुए चल रहे हैं आपको। ठीक, ये हम दिखाते हुए आपको चल रहे हैं कि कल मैंने इसे कहाँ लिखा था। बहुत समझने वाली बात होगी, कल मैंने इसे कहाँ लिखा था ये भी मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। तो ये देखेंगे, यहाँ हमने लिखा था ये फाइम हमारा इसके बराबर आया था। यहाँ TE की वैल्यू मैंने कहाँ लिखा है? ये टेबल से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे TE की वैल्यू रख के फाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ में देखेंगे 1/4.44 F की वैल्यू 50 हर्ट्ज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है, देखेंगे फ्रिक्वेंसी दिया है आपको 50, तो यहाँ मैंने 50 हर्ट्ज ले रखा, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 50। और TE की वैल्यू अगर नहीं भी दिया रहता तब भी हम 50 रखते हैं, क्योंकि इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी चलती है वो 50 चलती है। VA की वैल्यू हमारे पास नहीं दिया, बल्कि TE हमारे पास दे दिया है कितना? 4.6। इसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब ये मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो हमारी फाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइम की वैल्यू जो हमारे पास मिली है वो देखेंगे, यहाँ जो फाइम की हमारी वैल्यू मिली है वो हमारी मिल गई 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। ठीक, 10⁻⁻⁴ वेबर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से मुझे मिली ये वैल्यू। अब हमारा क्या निकालेंगे? दूसरा, कोर का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? कुल कोर क्षेत्रफल। कुल कोर का क्षेत्रफल हमारा देखें कितना निकल के आएगा भाई? उसका फार्मूला हमने क्या निकाला था? AI से डिनोट करते थे, और ये होता था फाइम अपान के BM। ठीक, BM की वैल्यू देखेंगे हमने कहाँ माना रखा है? यहाँ माना रखा है। किसमें? BM हमारी क्या होती है? फ्लक्स डेंसिटी, इसे मैंने माना है। फाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 9.8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपान के BM की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 1। और ये किस में है? ये हमारा वेबर में है। ये समझने वाली बात है, यूनिट पे बहुत ध्यान देंगे। ये वेबर है, इसका जो मात्रक है वो हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ये बहुत समझने वाली बात है। देखेंगे वेबर से वेबर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यूनिट है भाई, कैंसिल हो जाएगा।
और ये हमारा ऊपर जाएगा, तो देखेंगे यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो इसे मैं अगर चेंज करूँगा सेंटीमीटर में तो 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो मीटर 100 इंटू 100, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, देखेंगे 9.8। यूनिट चेंज करना आपको सिखाया गया होगा फिजिक्स में। 10 के पावर हमारा 4 है, इंटू के अगर मैं कहूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर के स्क्वायर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। अब मैं मीटर स्क्वायर को चेंज करूँगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9.8 इंटू 10 के पावर -4 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 100 4 जीरो, ये 4 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास कितना भाई, बचा हमारे पास कितना 9.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल के आएगा, कोर का कुल क्षेत्रफल। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये देखिए मैंने पूरा पेज को दिखा दिया। ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। सेम कल वाले जैसे ही ग्रॉस क्षेत्रफल को मैंने कैसे AIG से दर्शाया, तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाता था, कुल हमारा क्या होता था, कुल क्षेत्रफल अपान में हमारा क्या हो जाता है, स्कैटरिंग फैक्टर। स्कैटरिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि जब आपकी लेमिनेशन भी उस पर चढ़ा देते हैं, लेमिनेशन की मोटाई सहित आपकी होती है, जो लेमिनेशन की मोटाई होती है उसी को घटा देते हैं, तो हमारे स्कैटरिंग फैक्टर आता है। तो स्कैटरिंग फैक्टर की वैल्यू भी मैंने कितना माना था भाई, यहाँ स्कैटरिंग फैक्टर को मैं दिखाऊँ तो स्कैटरिंग फैक्टर को किससे दिखाऊंगा भाई, KS से। स्कैटरिंग फैक्टर को किससे दिखाऊंगा, KS से। और देखेंगे इसकी जो वैल्यू मैंने मान रखा था, ये कल ये मैंने आपको बताया था, ये स्कैटरिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9 होगी। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, नोट में भी दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे जो हमारा वो फैक्टर था वो स्पेस फैक्टर था। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था उसे ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो स्पेस फैक्टर था, उसकी भी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे उसे चेंज मत करिएगा। जो ये डेटा मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया था, थोड़ा गलत मेरे से हुआ था। ठीक, ये आपका स्पेस फैक्टर है, ये क्या है आपका स्पेस फैक्टर है, और ये आपका स्केटिंग फैक्टर है, और इसकी वैल्यू पटलन गुणांक, इसकी वैल्यू 0.9 रखेंगे। यहाँ आप पूर्वानुमान में एक पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हैं, कि यहाँ पे पूर्वानुमान में एक पॉइंट आप और बढ़ा सकते हैं, किसकी 6 पॉइंट डालेंगे, और यहाँ लिख सकते हैं कि स्पेस फैक्टर जो होगा वो हमारा कितना होगा, स्पेस फैक्टर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्पेस फैक्टर। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी, मेरे से मिस्टेक हुआ है, सॉरी इसके लिए, ये हमारा KS मैंने इससे दर्शा दिया, स्पेस फैक्टर को हमने S से दर्शाया, इसकी वैल्यू मैंने 0.8 ही ले रखा। अभी आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसे नोट कर लूँगा। क्लियर है। यहाँ KS की वैल्यू मेरी है, आप ध्यान से देखेंगे ये। तो अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ KS, यहाँ मैं लिख रहा हूँ KS। इसकी वैल्यू AI की वैल्यू तो अभी मैंने निकाल लिया, कितनी आई थी भाई, 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो वो सेंटीमीटर में मैंने छोड़ दिया। ये मेरा कोई फैक्टर, इसकी वैल्यू नहीं, इसकी यहाँ फैक्टर का कोई मात्रक नहीं है, तो ये हमारा इसे भाग दे देंगे, तो हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा 10.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था ही पहले से, तो वो ही मेरा बच जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब मेरी नई हेडिंग क्या हो जाएगी, साइज ऑफ स्टैंपिंग की। किसकी वजह हो जाएगी, साइज ऑफ स्टैंपिंग की। ठीक है, साइज ऑफ स्टैंपिंग की, ये हमारी नई हेडिंग हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे स्टैंपिंग मैंने बताया था कि यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं दिखा दूँ, कल वाली ही बात को मैं दिखा रहा हूँ कि ये EIUT टाइप का हमारा होता है, तो हमने दो प्रकार का ले रखा। कौन कौन सा, एक E ले लिया और एक I ले लिया। तो इसके लिए देखते हैं कि हम टेबल अभी देखेंगे, उसके लिए हमारा क्या डेटा आएगा। इससे पहले एक चीज़ मैं निकाल ले रहा हूँ कि सेंटर लिम्ब की जो चौड़ाई आएगी, क्या निकाला हूँ, सेंटर लिम्ब, मैं अभी दिखाऊंगा सेंटर लिम्ब क्या होता है, इसकी क्या निकालेंगे कि चौड़ाई कितना मोटा होगा, ये मैं निकाल रहा हूँ। तो इसका फार्मूला मैंने कल बताया था, इसको मैं A से अगर डिनोट करूँ, किससे, A से डिनोट करूँ, तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा अंडर रूट में AIG हमारा होता है। क्या होता है भाई, AIG होता है। कल मैंने आपको दिखाया था, फिर से मैं आज दिखा दे रहा हूँ। कल वाले फार्मूले मैंने यहाँ लिखा था सेंटर लिम्ब की चौड़ाई का, ये देख लीजिए, यहाँ से मैं इसे निकाल रहा हूँ। तो AIG की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है भाई, AIG की वैल्यू मेरी 10.9 है। इसे मैं निकाल लूँगा कैलकुलेटर की सहायता से, तो ये मेरा निकल के आएगा 3.33 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ गई इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, स्टैंपिंग की साइज, किसकी, A B C D। स्टैंपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर उसकी साइज को दिखाता हूँ। ये देखिए हमने स्टैंपिंग की साइज दिखाया, E टाइप की स्टैंपिंग ले रखा, देखेंगे यहाँ से E दिखाई दे रहा और ये I दिखाई दे रहा। ये होता है आपका सेंटर लिम्ब, इसकी जो चौड़ाई आई
इसकी जो चौड़ाई आई वो हमने निकाल लिया। अभी कितना है 3.3। अब यहाँ से हमारा डी ए की वैल्यू हमने निकाला, ए ही तो है हमारे यहाँ पे, देख लीजिए ए ही है हमारा, जो यहाँ पे दिखाया गया ए है, और इसी को हमने दिखाया था, ए को दिखाया था। अभी मेरा कितना निकल गया 3.3। अब हमारा डी देखेंगे, इसकी मोटाई ये हमारा डी दर्शाएगा, इसकी यहाँ से लेके ये चौड़ाई सी दर्शाएगा, ये जो चौड़ाई हमारी दिखाई दे रही है वो बी दर्शाएगा, और इसकी जो दिखाई दे रही ई दिखाएगा, और यही ई होगा। तो बाकी की जो हमारा सब कुछ मिलेगा वो किससे मिलेगा, टेबल से मिलेगा। तो हम चलते हैं टेबल की ओर। देखिए हम स्टैंपिंग की ओर चल रहे हैं, ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल में देख रहे हैं ए की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करके निकाले हैं, तो हम ए की वैल्यू देखेंगे 3.3 हमारा कहाँ है। अगर इस टेबल में नहीं है तो देखेंगे, ये आपकी टेबल जो हमारे बुक में अवेलेबल है उसी टेबल में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखेंगे हमारा जो 3.3 ए की वैल्यू हमने निकाला है इसमें हमारा नहीं दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे टेबल पूरा नहीं दिया गया है, स्मॉल वैल्यू की आपका ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को नहीं दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं दिया है। इसमें एग्जाम में आपका जब भी मिलेगा तो उसमें पूरी संपूर्ण टेबल मिलेगी, उसमें ये वैल्यू ज़रूर दी रहेगी, या इसकी वैल्यू आपको चारों की ABCD की वैल्यू ही क्वेश्चन में दे देगा, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ही दे देगा। तो इसे हम चलते हैं, जो हमारा दिया गया है उसे मैं मान लेता हूँ। यहाँ देखिए हमारा ए की वैल्यू दिया है 3.3, कैलकुलेट करके निकाले हैं, तो इसके अनुसार ये हमने कैलकुलेट करके निकाला है, अभी यहाँ पहले से दे रखा है लेकिन इसे हमने कैलकुलेट करके निकाला था, 3.3 आया हुआ है। तो बी, सी और डी और ई की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ दिया गया, तो हम इसे नोट कर लेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए आराम से। अब देखेंगे हमने क्या इसके आगे क्या निकाला, उपलब्ध विंडो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो विंडो क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला है ये है, हम इसे यहाँ लिखते हैं और निकालते हैं। ये हमने फार्मूला रखा, ठीक। अब यहाँ हमारा बी की वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है भाई 10.5 दिया था, ठीक। ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3.3 दिया हुआ है, ठीक। -2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1.67 दिया हुआ है। इस कोष्टक को बंद कर लेंगे, ठीक, बड़ा कोष्टक, इसको यहाँ 2 से भाग। अब इधर हमारा सी की वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है, सी की वैल्यू दिया है 19.74 इंटू 2, ई की वैल्यू हमारे पास दिया है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है भाई, इंटू नहीं बल्कि माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का, यहाँ देखेंगे माइनस का साइन है, सी की वैल्यू के बाद माइनस का साइन, फिर ई की वैल्यू हमारे पास कितना है 1.67, ठीक। अब यहाँ इसे हम हल कर लेंगे। इसे हल करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारा 1.915 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी, और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.4। क्लियर है। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 12.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आ जाएगा। ये उपलब्ध विंडो का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर मैं चलूँ, चलिए। अब हमारी दूसरी हेडिंग हो जाएगी, ये तो हमारा हो गया पूरा किसका, कोर के लिए। ये पूरा हमने ये अभी तक जितना भी हमने किया ये किसके लिए किया था, कोर के लिए। यहाँ हमने पहले इसीलिए डाला था कि कोर की डिजाइनिंग, ये पहली हेडिंग हमारी थी, उसके अंतर्गत ये हमारे 3 हेडिंग हो गई। अब दूसरी हेडिंग यहाँ हमने डाल रहे हैं किसके लिए भाई, बाइंडिंग की डिजाइन कर रहे हैं। किसकी भाई, बाइंडिंग की डिजाइन कर रहे हैं, किसकी, बाइंडिंग की डिजाइन, ठीक। बाइंडिंग की जब डिजाइन करेंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी बाइंडिंग के लिए थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। प्राइमरी बाइंडिंग के लिए मैं ले रहा हूं तो आईपी, ठीक, वीए रेटिंग आपके पास दिया है, और अपान में क्या होगा इफिशियंसी इनटू के वीपी प्राइमरी का वोल्टेज। कल वाला ही फार्मूले से देखते चलिएगा, कल वाला क्वेश्चन को सामने रख लीजिएगा। यहाँ मेरा दिया है 100, क्योंकि मैं बार बार दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इफिशियंसी मैंने 90% लिया था, परसेंट को चेंज करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, ठीक। यहाँ प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 230 है। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.48 एम्पियर। ये हमारी करंट आ जाएगी किसकी, यहाँ एम्पियर है, ये किसकी करंट आ जाएगी, प्राइमरी की करंट आ जाएगी। और जब प्राइमरी की करंट आ जाएगी तो हम यहाँ से प्राइमरी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखूंगा प्राइमरी का क्षेत्रफल, यहाँ मैं लिखूंगा बाइंडिंग का, प्राइमरी बाइंडिंग का एरिया, यहाँ लिखूंगा बाइंडिंग के लिए है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइमरी बाइंडिंग का एरिया,
और उसे मैं किससे डिनोट करता हूँ, यहाँ देखेंगे स्मॉल ए से डिनोट कर रहा था, डैश लगाता था, पी लिखता था, इसी से डिनोट करता था। तो यहाँ मैं इसी से लिखूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाता था, आई करंट अपान करंट डेंसिटी होती थी, आई पी अपान करंट डेंसिटी होती थी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ करंट डेंसिटी, जैसे उसके फ्लक्स के लिए फ्लक्स अपान फ्लक्स डेंसिटी होती थी, तो एरिया निकालने के लिए ऐसे इसके लिए भी करंट अपान करंट डेंसिटी। तो यहाँ करंट की वैल्यू मैंने निकाल लिया है, कितना 0.48 एम्पियर है। अपान में करंट डेंसिटी आपको दिया है, किसमें, पूर्वानुमान में माने थे आप, करंट डेंसिटी पूर्वानुमान में कितना माने थे भाई, ये 2.3, तो यहाँ लिखेंगे 2.3। ठीक, अब यहाँ से इसे हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जब मैं इसे हल किया तो करंट डेंसिटी का जो फार्मूला हमारा था, यहाँ पे देख लीजिएगा, एम्पियर अपान mm स्क्वायर में है। किस में है, एम्पियर अपान mm स्क्वायर में है। तो चूंकि अब ये जो एरिया आएगा इसमें किस में कन्वर्ट करूंगा, क्षेत्रफल है, इसे मैं सेंटीमीटर में हर जगह रख रहा हूँ, तो इसे भी सेंटीमीटर, देखेंगे ये एम्पियर में है और ये एम्पियर अपान mm स्क्वायर में है। देख लीजिए यहाँ मैंने जो माना था एम्पियर अपान mm स्क्वायर, तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, mm को अगर मैं चेंज करूंगा सेंटीमीटर में तो दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इस वैल्यू को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 0.209। ठीक, 209। अब ये हमारा mm स्क्वायर में ही है, अभी हमारा किस में है, mm स्क्वायर में है। तो इसे अगर सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एरिया को लिया था सेंटीमीटर में ही लिया था। तो यहाँ पे भी अगर सेंटीमीटर में करना चाहे तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। अब क्या निकालते थे, प्राइमरी बाइंडिंग का व्यास निकालते थे। क्या निकालते थे, प्राइमरी बाइंडिंग का व्यास निकालते थे। ठीक, व्यास, जब व्यास निकालते थे तो वो हमारा क्या कहलाता था, डी डैश पी कहलाता था। और इसका जो फार्मूला बनता था आपका, वो क्या बनता था, रूट में क्या 4/पाई इंटू के ए डैश पी, यही लिखते थे, जहां ये हमारा क्या था, प्राइमरी बाइंडिंग का क्षेत्रफल था। अब यहां पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14। ठीक, और इनटू में एरिया भी आपने निकाला था, कितना निकाला था भाई, एरिया mm वाला ही अभी मैं रख दे रहा हूं, जो अभी मैंने जस्ट निकाला था 0.209 mm, ये इसको ही मैं रख रहा हूं 0.209 mm का, इसे ही मैं रख रहा हूं अभी। तो अब यहाँ पे ये हमारा निकल के आएगा, ये भी किस में निकल के आएगा, mm में निकल के आएगा। तो ये हमारा, इसके हल करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट में 0.266, इसे चेंज करेंगे पुनः, ये mm में है, चूंकि ये mm स्क्वायर में था ना भाई, तो बाहर निकलेगा तो mm में आएगा। तो इसे जब बाहर मेरा निकला तो ये हमारा 0.516 mm में निकल के आया, इसका जो व्यास है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं देखूंगा टेबल्स में, देखता हूँ वायर की जो टेबल्स देखता हूँ कि क्या ये डेटा मैच कर रहा है। अगर ये डेटा नहीं मैच कर रहा है तो मैं निकट वाला स्थान का ले लूंगा। चलिए मैं उसे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये हमारा टेबल दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे ये हमारा कैलकुलेटर वैल्यू आएगी, इसी के नज़दीक वाला मैच कराएंगे। तो ये मीडियम, ये फाइन, ये थिक और ये एक्स्ट्रा थिक, तो हम मीडियम वाला ही ले लेंगे, ठीक, या फाइन ले लेंगे, इन्हीं दो में से किसी एक को ले लेंगे। ये हमारी कैलकुलेटर जो इसके नज़दीक होगा, तो हमारा कैलकुलेट करके कितना आ रहा था भाई, कैलकुलेट वाला जो हमारा हिस्सा आ रहा था वो 5 पॉइंट कितना आ रहा था भाई, वो आ रहा था हमारा 5.16, सॉरी 0.516 इतना आ रहा था। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे हमारा कितना है, 0.05 से स्टार्ट है, तो हम इसे और नीचे खिसकाते आ रहे हैं। चलिए देखिए मैं नीचे खिसकाता हुआ चल रहा हूँ, जो हमारा डेटा कहाँ मिलेगा, इसकी ओर मैं चल रहा हूँ, 5 की ओर चल रहा हूँ जल्दी से। ठीक, देखेंगे हमारा 0.516 है, तो हमारा ये कम है, 0.16 से कम है, तो हम इससे आगे वाला डेटा ले लेंगे। तो ये हमारा डेटा काम करेगा इसके लिए 0.530 है। देखिए ज़्यादा ले लेंगे, कम नहीं लेंगे। 5.1 था, हम उससे कम नहीं लेंगे। 5.1 से हमारा 0.51 से ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि उसके बराबर तो नहीं है, उससे कम है ये, तो ये हमारा बाइंडिंग को ख़राब कर देगा। उससे ज़्यादा वाला लेंगे, चाहे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो, उससे मैं ज़्यादा ही वाला लूँगा। तो ये डेटा लूँगा। ये हमारा डेटा के साथ साथ देखेंगे हमारा कौन था, ये था, ये डेटा और ये डेटा, ये मीडियम में आ जाएगा, ये हमारा नॉर्मल में आ जाएगा। तो ये दो हमारे डेटा, इसके मैं इसे नोट कर लूँगा। और हमारा एक्स्ट्रा लेंगे तो ये आ जाएगा,
और थिक लेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ये वाला डेटा को कॉमन कर लेते हैं, ये 0.53 वाले को। क्लियर? टेबल से देखेंगे, ये टेबल एग्जाम में आपको मिलेगी, नहीं एग्जाम में मिलेगी तो क्वेश्चन में ये डेटा दे देगा। देखेंगे यहाँ से हमने उस डेटा को लिख लिया कि 0.530 था हमारा, तो ये सिंथेटिक इनामेल राउंड कवर के लिए था, कॉपर वायर के लिए, ये हमारा मीडियम कवरिंग के लिए था। तो ये दोनों डेटा को हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से अगर इस तार का क्षेत्रफल निकालें, तार का क्षेत्रफल निकालें तो फार्मूला क्या होता है भाई, क्षेत्रफल निकालने का पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्कुलर होगा पाई स्क्वायर स्क्वायर। तो इसे हम पाई, इसे आर को लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आर को हम देखेंगे आर बराबर हो हमारा डी बराबर होता है 2r के। तो अगर मैं इसके स्थान पर डी लिखूं, आर के स्थान पर डी लिखूं तो ये d/2 लिखना पड़ेगा हमारा। ठीक, ये तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/2 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे अगर आपका क्षेत्रफल निकालना अगर चाहे कि स्टेप और बढ़ाना चाहें तो ये हमारा पाई d²/4 हो जाएगा। ठीक, पाई d²/4, डी आपने निकाला है। तो यहाँ से अगर आप इस तार का क्षेत्रफल निकाल, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, जैसे ये हमारा तार है, ये हमारा तार है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, अब क्या निकालेंगे हम, प्राइमरी का टर्न निकालेंगे। तो टी_पी यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, प्राइमरी का टर्न है। ठीक, या TEP कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। TP हमारा प्राइमरी का टर्न है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, TE इंटू के VP, क्योंकि देखेंगे टर्न का जो फार्मूला हमारा होता था, यहाँ मैंने कल ही आपको दिखाया था, TE होता था और ये हमारा टर्न होता था, टोटल टर्न होता था, ये हमारा टर्न प्रति वोल्ट होता था, और यहाँ पे हमारा E क्या होता था, इंड्यूस्ड EMF होता था, ये वोल्ट में होता था। तो अगर मैं इसे निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, इसे निकालूंगा इसका भाग हो जाएगा, या मैं इसे टर्न को निकालूं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। टर्न ही मैं निकाल रहा हूँ, टोटल टर्न प्राइमरी का, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ टोटल प्राइमरी टर्न, क्या, प्राइमरी टर्न। ठीक, टोटल प्राइमरी टर्न अगर मैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा TE की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4.6 स्टार्टिंग से ही, और VP की वाली वैल्यू हमारी कितनी है, 230 है। तो यहाँ से इसको वैल्यू मैं टर्न का निकालूंगा तो ये जाकर कितना है, 1058 टर्न, ये हमारा निकल के आ जाएगा। 1058 टर्न किस में होंगे, प्राइमरी में। ठीक, चलिए अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखूंगा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अगर मैंने ले लिया तो उसके लिए क्या होगा, सेम ऐसे ही प्रोसेस सेकेंडरी के लिए करेंगे। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक, देखेंगे डी नहीं बल्कि एरिया। ठीक, A-S का जो हमारा फार्मूला निकलेगा सेकेंडरी के लिए, A-S नहीं बल्कि क्या निकालेंगे, शुरुआती में हम निकालेंगे, देखिए पहले हम शुरुआती में क्या निकालेंगे भाई, शुरुआती में सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए IS निकालेंगे। IS हमारा VA अपान के एफिशिएंसी इंटू VS, सेकेंडरी का करंट, VA हमारा 100 है। ठीक, सेकेंडरी का एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 9 है, 0.9 है, और VS हमारा कितना है, 24 है। इसे अगर निकालेंगे तो 100, ठीक, अपान के इसका मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देखेंगे सेम ऐसे ही सारा प्रोसेस मैंने सेकेंडरी के लिए किया, आप भी बहुत जल्दी से देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। IS की वैल्यू VS अपान, ऐसे जैसे प्राइमरी के लिए किया था सेम रिवाइज करके आप देख लेंगे पीछे की ओर, सेम ऐसे ही VA की वैल्यू मैंने 100 रखा, एफिशिएंसी 0.9, और VS की वैल्यू 24 है। यहाँ इस डेटा को कैलकुलेट किया तो मेरा ये वैल्यू मिल गई एम्पियर में, सेकेंडरी की मेरी करंट मिल गई। फिर ऐसे ही सेकेंडरी का मैं इस बाइंडिंग का, सेकेंडरी बाइंडिंग का जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, टोटल एरिया आएगा, वो उसको निकालूंगा। तो IS अपान करंट डेंसिटी, IS की वैल्यू मैंने निकाल लिया यहाँ से, फिर यहाँ इसकी करंट डेंसिटी का फार्मूला रखेंगे, करंट डेंसिटी की वैल्यू मैंने रख दिया। तो यहाँ ये वैल्यू मेरे निकल के आ गया, सेकेंडरी का एरिया निकल के आ गया, सेकेंडरी बाइंडिंग का जो एरिया आएगा टोटल वो निकल के आ गया। अब सेकेंडरी बाइंडिंग का जो मैं ब्यास निकालूंगा, जो ब्यास की मैं फार्मूला लिखूंगा, जैसे प्राइमरी का भी मैंने निकाला था, यहाँ पे ब्यास प्राइमरी का जैसे ब्यास निकाला था वैसे ही सेकेंडरी का ब्यास निकालेंगे। तो π/4 इंटू सेकेंडरी का ये आपका एरिया, तो यहाँ AS आपका क्या है, सेकेंडरी का हमारा एरिया है, किसका, बाइंडिंग का। तो इस वैल्यू को मैंने कैलकुलेट, यहाँ मैंने ये निकाला था 2.01, तो इस वैल्यू को यहाँ मैंने रखा, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 1.6 mm आ गया। ये हमारा सेकेंडरी का हमारा क्या आ गया, सेकेंडरी बाइंडिंग का ब्यास आ गया। अब ये हमारा ब्यास हम किससे मैच करवाएंगे, टेबल से मैच करवाएंगे। तो हम टेबल दिखाते हैं, टेबल से कौन सा डेटा मैच करेगा। जैसे इसके लिए मैंने मैच करवाया था, यहाँ निकालने के बाद इतना निकाला था मैंने, फिर मैंने टेबल से मैच करवाया था, तो ऐसे टेबल से इसका भी मैच करवाऊंगा। तो टेबल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको एक बार, देखेंगे उसी टेबल से मैंने देखा, उसी टेबल को नीचे ले आया मैंने। तो यहाँ हमारा कौन सा डेटा था भाई, 1.6 का था। ठीक, तो 1.6 वाला डेटा को मैं देखो थोड़ा ऊपर और कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1.6 वाला डेटा मेरा कहाँ है, यहाँ है।
ठीक, यहाँ ये देखेंगे 1.6 वाला डेटा मेरा आया है, तो मैं नॉर्मल लूँगा तो इतना, थिक मैंने मीडियम का लिया था तो मैंने मीडियम का ले लूँगा तो क्या 1.710, यही हमारी इसकी मोटाई हो जाएगी। तो हम ये वाला डेटा, ये हमारा डेटा है कैलकुलेटेड, ये हमारा एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, कितना है भाई 1.710। ठीक, देखेंगे प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं तो प्राइमरी के लिए अभी मैंने जैसे यहाँ लिखा था ऐसे सिंथेटिक डेटा लिखेंगे। तो सिंथेटिक डेटा हमारा 1.68 था, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, लिख लीजिएगा आप। डी हमारा सेकेंडरी के लिए है ना, यहाँ सेकेंडरी के लिए है तो यहाँ मैं लिखूंगा कितना आ रहा था 1.68 आ रहा था mm। अगर मैं वही मीडियम, ये हमारा था सिंथेटिक, हमारा था राउंड का, इनेमल राउंड का था, ठीक, कॉपर वायर के लिए। लेकिन अगर मैं मीडियम के लिए लूँगा तो डी एस, अगर मैं मीडियम के लिए रखे 1.710, ये हमारा किससे आ रहा था, टेबल से आ रहा था। तो यहाँ मैं इस टेबल से लिखूंगा तो ये हमारा कौन सा था, मीडियम था। जैसे इसका था, ये देखेंगे मीडियम कवरिंग का, तो ऐसे ही इसके लिए भी हम लेंगे मीडियम कवरिंग लिख सकते हैं हमारा, ठीक, मीडियम कवरिंग, मीडियम कवरिंग। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलिए अच्छा अब दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, मीडियम कवरिंग के लिए है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ तक डेटा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए मैंने सेम, प्राइमरी के लिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया, सेकेंडरी के लिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तो यहाँ आप उसे देखते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया, ये पूरा डेटा एकदम सेम प्राइमरी जैसा ही मैंने लिया और प्राइमरी जैसा ही मैंने किया। ठीक, आगे मैं चलता हूँ। अब मैं सेकेंडरी का टर्न निकालूंगा तो वही फार्मूला जस्ट के लिए भी टी, ठीक, वी एस, टी हमारा कितना था 4.6 इंटू वी एस की वैल्यू, हमारा वी एस हमारा कितना था 24 था, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 110 टर्न। ठीक, कितना आ जाएगा 110 टर्न। अभी एक डेटा मैं टोटल टर्न सेकेंडरी का निकालूंगा एक्चुअल में, तो उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आगे भी मैं कैसे कर, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी का जो वोल्टेज है वही सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस हो जाता है। उस लॉसेस को मेंटेन करने के लिए सेकेंडरी में हम कुछ टर्न बढ़ा के रखते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक्चुअल में किसका, एक्चुअल में सेकेंडरी में जो टर्न होगा वो हमारा सेकेंडरी, यहाँ टर्न सेकेंडरी, ये आर है भाई, टर्न सेकेंडरी का क्यों, क्योंकि हमारा सेकेंडरी में कुछ प्राइमरी से सेकेंडरी जाते जाते कुछ लॉसेस हो जाता है, इसलिए मैं सेकेंडरी में टर्न बढ़ा देता हूँ। तो टर्न जो मैंने सेकेंडरी का बढ़ाऊंगा, कितना बढ़ा देता हूँ, लगभग 1.05 गुना मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ 110। ठीक, या इसी को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या यही डेटा जो मेरा है, इसी डेटा में यहाँ मैं 0 ये का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कल जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था उसे मैं थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। देखिए, मेरा पढ़ाने का मतलब अगर हुआ, अगर कोई कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर रह गया तो मेरा पढ़ाने का मतलब बेकार हो जाता है। यहाँ देखेंगे वही बात, टी मेरा पहले लिखा हुआ, तो ये हमारा एक्चुअल सेकेंडरी टर्न है, कल मैंने इसी को बताया था। तो वही, चूंकि इसको मैंने अभी इतने का वैल्यू मैंने निकाला, देखेंगे इतने की तो वैल्यू मैंने निकाला था यहाँ पे, इसी में मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डेटा मेरा मिल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, मेरा ये डेटा मिल के आ जाएगा, जो भी डेटा देखेंगे कितना रहा भाई कैलकुलेट, ये मेरा डेटा आ गया 115.5। ठीक, ये हमारा टर्न आ गया। इसे बढ़ा के आप 116 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्न आधा टर्न नहीं होता, पूरा उसे करना पड़ता है, इसलिए 116 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपका बुक में आपको जो दिया था, देखिए ये जो मैं कैलकुलेशन किया था बुक में, आपका कैलकुलेशन जो किया था वो इफिशियंसी नहीं लिया था, इसलिए डेटा थोड़ा इधर उधर हुआ है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं करना। ठीक है, आपका डेटा सही है। अब क्या निकालेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग में स्पेस, प्राइमरी बाइंडिंग का स्पेस। ठीक, स्पेस अगर मैं निकाल रहा हूँ, स्पेस फैक्टर मैं कह रहा हूँ या स्पेस कह रहा हूँ कि आवश्यक स्पेस में निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा टीपी, ठीक, प्राइमरी का टर्न इंटू एपी, प्राइमरी का टर्न जो आपका है बाइंडिंग का, उसका एरिया अपान स्पेस फैक्टर। क्या निकालेंगे भाई, स्पेस फैक्टर। इसकी वैल्यू मैंने कितना लिया था, 0.8 लिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक, कितना लिया था स्पेस फैक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे टीपी की वैल्यू आप देख लेंगे कितना है, 1058 है। ठीक, और मल्टीप्लाई एपी की वैल्यू हमारे पास कितना आई थी, 0.22 आई थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा किसकी वैल्यू आई थी भाई, 0.8 यहाँ मैं रखूँगा। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक, इसे निकाल लीजिएगा। ऐसे ही सेकेंडरी के लिए निकालेंगे, सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए में स्पेस। ठीक, उसका फॉर्मूला यही टी एस हो जाएगा यहाँ सेकेंडरी का, और इनटू में ए एस हो जाएगा सेकेंडरी का एरिया। ठीक,
और अपान में क्या हो जाएगा, स्पेस फैक्टर हमारा किसका, यहाँ पे स्पेस फैक्टर को हम यहाँ दिखा रहे हैं सेकेंडरी का एस से दिखा दे रहे हैं, तो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 115 या 116 टन, मैं 115 ले रहा हूँ या 116 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसे, ठीक, 115 ही ले लिया, ठीक, इंटू 1.77 आ रहा था, 1.7 आ रहा था। देखेंगे ये जो टेबल से आ रहा था, देखेंगे यहाँ सेकेंडरी का हमारा क्या रखना है, सेकेंडरी का रखना है एएस रखना है, सेकेंडरी का एएस रखना है। देखेंगे ये ज़्यादा आ रहा क्योंकि उसमें एफिशिएंसी नहीं लेती, ये 2 रखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे 2 रखेंगे, ये देखें 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे कितना 2, ये आ रहा था 2.01, ठीक, अपान इसका 0.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखेंगे हमारा टोटल निकालेंगे, टोटल स्पेस हमारा आएगा किसके लिए, विंडो का, ठीक, टोटल स्पेस विंडो स्पेस कह सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया तो ठीक, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, विंडो का यहाँ लिख दे रहा है टोटल विंडो स्पेस, ठीक। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा क्या, उसका जो हमारा फार्मूला बनेगा, उन दोनों को मैं निकालता हूँ, क्या होगा कि 1.25 अपान, यहाँ पे देखेंगे ये कोष्टक में टीपी इंटू AP अपान के सेफ्टी फैक्टर प्राइमरी का, ठीक, या स्पेस फैक्टर प्राइमरी का, प्लस में TS इंटू AS अपान स्पेस फैक्टर सेकेंडरी का। ये फार्मूला मैंने कल ही लिखवाया था। तो ये 1.25, यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, देखें क्या इसकी वैल्यू आएगी 1, जो भी वैल्यू देखिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक, ये वैल्यू यही निकाला था ना भाई, ठीक, यहाँ 0.9 था, कन्फ्यूजन न रखिएगा बिल्कुल भी, जो भी आपके कैलकुलेटर है यहाँ पे 0.209 था, तो यहाँ पे 2 लिख लिया है, या 0.9 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये 0.8 था, ठीक, प्लस के यहाँ इसकी वैल्यू भी मैंने निकाला था 115 इंटू 2.01 अपान के 0.8। इस डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये टोटल स्पेस यहाँ निकल के आएगा। ये डेटा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका यहाँ निकल के आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी डेटा, ठीक है। ये क्या है, टोटल स्पेस विंडो का एरिया है, ठीक, टोटल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ भाई, टोटल विंडो स्पेस एरिया, ठीक, या टोटल विंडो एरिया कह सकते हैं, स्पेस भी काट दीजिए, ठीक, टोटल विंडो एरिया। तो इसका फार्मूला हमारा ये आ जाएगा, क्लियर है। कल एक फार्मूला मैंने नहीं बताया था, टोटल आवश्यक स्टैंपिंग, ये जो पतली पतली लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा सेंटर लिम को मैंने किससे दर्शाया था, ए, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा सेंटर लिम्ब की चौड़ाई है, सेंटर लिम्ब की क्या है, ये चौड़ाई है, अपान में इसी को ए से डिनोट करते थे, ठीक, अपान प्रत्येक स्टैंपिंग की मोटाई, थिकनेस, ठीक, थिकनेस हमारा कितना आ रहा था 0.33 mm, वो सेंटीमीटर में था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ थिकनेस एक स्टैंपिंग की, ठीक, यहाँ थिकनेस ये किसकी है, एक स्टैंपिंग की, और इसे किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल t से। तो एरिया हमारा निकल के आया था 3.33, यही ए था एरिया मैं कह रहा हूँ, बल्कि सेंटर लिम्ब की लंबाई 3.33 आया था, सेंटीमीटर में था, और अपान में 0.33 इसकी क्या थी, मोटाई होती है। ये आपका एग्जैक्ट डेटा होता है, ये आपका मोटाई होती है, इसे लिख लेंगे, एक लेमिनेटेड पत्ती की मोटाई होती है इतनी। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये mm में है, ये आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक, ये कहीं से आता नहीं बल्कि ये स्टैंडर्ड होता है। एक थिकनेस की मोटाई होती है 0.3 से 0.5 तक रखा जाता है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा 1.11, ठीक, सॉरी 111 आवश्यक स्टैंपिंग की संख्या हो जाएगी, ठीक, इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमारी मेन बातें थी वहाँ तक तो हमने इसकी डिजाइनिंग कर दिया, इसमें कुछ बातें और बची रहती हैं, ठीक, उसे मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अगर क्वेश्चन को यहाँ तक भी आप कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, धन्यवाद। जैसा आप लोगों को लगेगा इस क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मुझे बताने की कोशिश करिएगा, मैं क्वेश्चन को और करवाऊँगा, ठीक है, धन्यवाद।